नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अर्न स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपना जो टॉपिक चल रहा था इंग्लिश जो सब्जेक्ट थी उसमें टेंस हमने स्टार्ट किया। अब टेंस से संबंधित हमने काफी सारी क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हम आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें हम हमारे टेंस जो टॉपिक है उसको पूरी तरह हम कवर कर लेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी हमारी टेंस से संबंधित क्लास होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारी इस वीडियो से नया जुड़ा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो अपना चैनल है अर्न स्टडी पॉइंट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा जो भी आपको क्लासेस ली जाए या कोई भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच जाए, इसलिए आप हमारा जो चैनल है अर्न स्टडी पॉइंट, इसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हमने पिछली क्लास में चर्चा की, उसमें हमने जो 6 कैटेगरी हमने पढ़ी सेंटेंस की। पहली थी अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें कहते हैं हम सिंपल सेंटेंस। दूसरी कैटेगरी थी हमारी वो थी नेगेटिव सेंटेंस, जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य। और तीसरी कैटेगरी थी इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें कहते हैं हम प्रश्नवाचक चिन्ह। और चौथी कैटेगरी थी अपनी, वो थी चौथी कैटेगरी जिसका नाम है दोस्तों हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और पांचवी कैटेगरी थी WH वर्ड सेंटेंस। और जो हमने छठवीं कैटेगरी आपको बताई हमारी पिछली क्लास में, वो बताई जो हमारे WH वर्ड हैं, WH वर्ड सेंटेंस होते हैं, उनकी भी नेगेटिव कैटेगरी आपसे पूछ ली जाती है। तो ये क्लासेस आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि टेंस से संबंधित जिन जिन पेपरों में या जिन जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इंग्लिश आती है, तो वहां पर टेंस से संबंधित कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वो भी आपके इन क्लासेस के माध्यम से कवर हो सकेंगे। ये कब होगा? जब आप हमारी इन क्लासेस को अंत तक देखेंगे और बिना स्किप किए इन क्लासेस को आप पूरी तरह या समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसकी चर्चा कर रहे हैं, यानी हमारा टॉपिक है वो है टेंस, जिसे कहते हैं हिंदी में काल या समय। क्या कहते हैं? काल या समय। इसकी जो कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम बता दें आपको, अपना चैनल है अर्न स्टडी पॉइंट, इसमें हम जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक पहुंचे हैं तो इससे पहले हमने काफी क्लासेस ले चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारी इस वीडियो से नया जुड़ा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश लेक्चर के नाम से, तो वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? क्लासेस ले सकते हैं। बाकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको हिंदी में पहचान आना आवश्यक होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी आप हिंदी में पहचान कैसे करोगे? किसमें? हिंदी में पहचान कैसे करोगे? इसमें हिंदी में पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया, जो हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लासेस थी या जो परिचय से टेंस से संबंधित जो हमने डिस्कस किया, जनरल इंफॉर्मेशन आपको बताई, वहां पर भी हमने प्रत्येक टेंस की हिंदी में पहचान जानने का प्रयास किया। परंतु इस बार भी मैं आपको बताऊं तो हिंदी में पहचान रहेगी यहाँ पर। देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतरता। कंटिन्यूटी क्या होता है? कंटिन्यूटी, जिसे कहते हैं हम हिंदी में निरंतरता। तो यहाँ पर क्या दिखाया जाएगा? कोई भी एक्शन किया जाएगा वो ऑनगोइंग रहेगा, चल रहा होगा। कैसा रहेगा? ऑनगोइंग रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? एक्शन रहता है। क्या रहता है? एक्शन। और एक्शन को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब कहा जाता है।
जो अपना एक्शन है, एक्शन को ही हम वर्ब के नाम से जानते हैं और वर्ब को कहते हैं हम हिंदी में क्रिया। यानी कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा क्रिया कहलाता है या वर्ब कहलाता है। वर्ब की बात करें उससे पहले हिंदी में पहचान हम देखें अब कि यहाँ पर जो ऑन गोइंग प्रोसेसिंग रहेगी, यहाँ पर कार्य अपना कैसा रहेगा, प्रोसेसिंग में रहेगा। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें हिंदी में पहचान के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो शो करता है वो करता है रहा था, रही थी, रहे थे। इनके जरिए आप हिंदी में पहचान सकते हैं कि जो भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ होता है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इसको आप अच्छे से पहचान सकते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश में पूछ लिया जाए कि इंग्लिश में आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए एक हेल्पिंग वर्ब उपयोग में ली जाती है। क्या? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब उपयोग में ली जाती है, वो ली जाती है वाज वर। वाज वर का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस टेंस में किया जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब क्या उपयोग में ली जाती है? तो मेन वर्ब होता है मुख्य कार्य। क्या होता है? मुख्य कार्य। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया, जो क्या करती है यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को जोड़ने का या उनमें क्या है चेंज लाने का प्रयास करती है। तो सहायक, आप हेल्पिंग का मतलब ये समझ सकते हो, मदद करती है। किसको? सेंटेंस को पूरा करने में मदद करती है। कौन सी करती है? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होती है? अपना मुख्य कार्य। एक्शन का मतलब आप वर्क से याद रख सकते हैं, इवेंट से याद रख सकते हैं। तो मेन वर्ब बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यहां पर एनबी की फोर्थ फॉर्म का उपयोग किया जाता है। एनबी की फोर्थ फॉर्म, जिसे ही हम कहते हैं आईएनजी फॉर्म। क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म। तो ये थी अपनी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी। अब बढ़ते हैं हमारे एक एक सेंटेंस की, कि हमने जो डिस्कस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक उसी तरह हम अब चर्चा करेंगे हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। तो उसको देखिएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, करना चाहो तो इसमें हम देखते हैं हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। कौन सी? अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो इसमें आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। तो पहला है सेंटेंस का प्रकार, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जानने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? हमारे सिंपल सेंटेंस, जिन्हें कहते हैं हम सरल वाक्य। क्या कहते हैं? सरल वाक्य में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल वाक्य में कहा जाता है। सरल वाक्य की बात करें यानी कि उसमें ना तो नहीं का प्रयोग किया जाएगा, ना ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नॉर्मली आपसे पूछ लिए जाएंगे कि जैसे हम कहते हैं मैं एक किताब पढ़ रहा था। क्या कह रहा हूं? मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैं सुबह क्रिकेट खेल रहा था, मैं सुबह पानी पी रहा था। तो ये क्या है? नॉर्मली है, साधारण वाक्य, सरल वाक्य है। तो इन्हीं को आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले हमें एक चीज जाननी होती है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या स्ट्रक्चर
क्या होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या फॉर्मूला हम उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर के रूप में आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगानी पड़ेगी यहां पे मेन वर्ब। क्या लगानी पड़ेगी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी रहेगी, फोर्थ फॉर्म। और मेन वर्ब के बाद आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम देखें तो मैंने आपको बताई थी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। उसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब, वाज वर्ब। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगानी होती है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब। और मेन वर्ब कौन सी, फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो अपनी आईएनजी फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म। अब जैसे मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्ट्रक्चर लेते हैं या कहें एग्जाम्पल्स। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो सबसे पहले पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा था। क्या कह रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो देखो, मैं फुटबॉल खेल रहा था, ये क्या है, अपना हिंदी में बैक है। ये क्या करना है, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा कि जो हम बाज वर्ब पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब है अपनी बाज वर्ब। इसमें आप ध्यान रखिएगा, वाज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। कौन सी सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम करते हैं। तो बाज वर्ब का प्रयोग है, उसमें बाज की बात करें तो वो तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जबकि वर्ब का प्रयोग होता है हमारा किसके लिए, तो वर्ब का प्रयोग होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो वर्ब का प्रयोग हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, अब वो चीज क्या है, तो यहां पर आई और वी देखने को मिले तो वहां पर भी आपको क्या करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। आई और वी, ये क्या है हमारे, यदि आपको सब्जेक्ट में आई देखने को मिले, वी देखने को मिले, वी के तो आप ऑलरेडी पता लगा सकते हैं, वी यानी हम, आई यानी मैं। तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन हूं। परंतु जो अपना आई फर्स्ट पर्सन है ना, उसके लिए हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, बाज का प्रयोग हमको नहीं करना है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना है। अब सब्जेक्ट की पहचान मैंने आपको बता दी कि आप सिर्फ सेंटेंस को देखो और उसमें कौन का आंसर निकालो। मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो फुटबॉल कौन खेल रहा था, मैं खेल रहा था। कौन खेल रहा था, मैं। तो मैं को क्या कहेंगे हम, सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। उसके बाद मैंने आपको मेन वर्ब का अंदाजा लगाने के लिए बताया था, जो मुख्य कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, जो मुख्य कार्य होता है वो हमारी होती है मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब। तो खेलना क्या है, यहां पर मुख्य कार्य किया जा रहा था, तो ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। अब क्या खेल रहा था, मैं खेल रहा था, क्या खेल रहा था, फुटबॉल। तो क्या के लिए आप क्या कर दोगे इसे, ऑब्जेक्ट। क्या कर दोगे, ऑब्जेक्ट। तो देखो, सब्जेक्ट हो गई, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। अब बात करते हैं
हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। यदि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो आपको लगाना है वाज, यदि प्लूरल है तो आपको लगाना है वर, और आई और वी को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं कह रहा हूं मैं फुटबॉल खेल रहा था। क्या कह रहा हूं? मैं फुटबॉल खेल रहा था। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगा दिए वर। क्या लगा दिए? वर। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, खेलना को क्या कहा जाता है? प्ले। और प्ले को हमारी फोर्थ फॉर्म होती है प्ले की, वो होती है प्लेइंग। क्या होती है? प्लेइंग। तो आई वर प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो जाएगा? आई वर प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से क्या है आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसी के अलावा मैं एक और एग्जांपल लेके चलूं। मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि वह एक किताब पढ़ रहा था। मैं क्या कह रहा हूं? वह एक किताब पढ़ रहा था। वह एक किताब पढ़ रहा था। अब ये आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, वही प्रोसेस है। सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट का पता लगाना है। और सब्जेक्ट के बाद आपको देखनी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब छांटनी है। और मेन वर्ब के बाद आप क्या छांटेंगे? यहाँ पर ऑब्जेक्ट छांटेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगी? यहाँ पर वह। कौन किताब पढ़ रहा था? वह किताब पढ़ रहा था। तो वह के लिए अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये फेमिनाइन है या मस्कुलाइन? फेमिनाइन की बात करें तो स्त्रीलिंग होता है, और मस्कुलाइन की बात करें तो अपना पुल्लिंग होता है। तो यहां पर आपको सब्जेक्ट का ये भी पता होना चाहिए कि हमारी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? किसके अकॉर्डिंग? मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, मुख्य कार्य के अकॉर्डिंग। मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर देखो, पढ़ रहा था। तो किसकी बात हो रही है? किसी लड़के की बात हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? मस्कुलाइन हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि वह के लिए एक तो ही का भी प्रयोग होता है और एक होता है अपना सी का भी। तो अब हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लड़के की बात हो रही है किसी की। वह एक किताब पढ़ रहा था। तो मैं क्या कहूंगा? ही वाज। अब वाज क्यों लगाया? क्योंकि हमारी वाज क्या है? यहां पर ही क्या है? वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वाज लगाया। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होती, मैं कहता वे एक किताब पढ़ रहे थे। मैं क्या कहता? वे एक किताब पढ़ रहे थे। तो हम कह देते दे वर रीडिंग ए बुक। क्या कह देते? दे वर रीडिंग ए बुक। परंतु यहां पर क्या कहेंगे? ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्या कहेंगे? ही वॉज रीडिंग अ बुक। यदि बहुवचन होता तो हम कहते दे वर रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से क्या है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी बनानी होती है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये यहां तक समझ में आया होगा। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे चर्चा करेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो दोस्तों हम करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो ये थी अपनी अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने होते हैं।
तो ये थी अपनी अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। अब जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे अपनी नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस को ही हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों? नकारात्मक वाक्य इन्हें कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो नकारात्मक वाक्य हो गया। इसके अलावा अब बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर की। तो नकारात्मक वाक्य को पहले समझ लीजिएगा कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। तो दोस्तों नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें क्या प्रयोग किया जाता है? नहीं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है वो कौन से होंगे? हमारे नकारात्मक वाक्य होंगे। जैसे मैं कहता हूं कि जो मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा था या मैं किताब पढ़ नहीं रहा था। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। मैं पत्र नहीं लिख रहा था। ये क्या है? नेगेटिव को शो कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, नकारात्मकता को शो कर रहे हैं। इस कारण इन्हें हम कौन से कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसमें आप स्ट्रक्चर में कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। बाकी वही सेम प्रोसेस रहती है। वही सेम प्रोसेस रहती है। ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगा देना है? बस नॉट लगा देना है। बाकी सेम प्रोसेस होती है जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस की थी। ठीक है, इस तरह से आपको ये बनाने हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं किताब नहीं मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। क्या कह रहा हूं? मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। इसके अलावा मैं कह रहा हूं हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा वह खाना नहीं खा रहा था या वह पानी नहीं पी रहा था। वह पानी नहीं पी रहा था। ये है। तो देखो ये 3 सेंटेंस हैं, ये आपको बनाने हैं। किसके अकॉर्डिंग? इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये बनाने हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको सब्जेक्ट दिख जाएगी। कौन से आप पता लगा लोगे कि किताब कौन नहीं पढ़ रहा था? मैं नहीं पढ़ रहा था। कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा था? हम नहीं खेल रहे थे। कौन पानी नहीं पी रहा था? वह पानी नहीं पी रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर कि आई एम सॉरी दोस्तों, मुझसे एक गलती हो गई है। जो अपनी अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी थी, क्या थी? अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी थी। हमने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए
आप किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आपको प्रयोग करना है वर का। परंतु आई क्या है? हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसी है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है आई। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट आई। आई कैसी है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस कारण हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी आप देखिएगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो मैं कैसी है? हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है या फर्स्ट पर्सन है। इस कारण हम मैं के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे, ना कि हम वर का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को आप हमसे गलती हो गई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी आप सुधार कर सकते हैं। तो मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इसको आप कैसे बनाओगे? तो हम कहेंगे आई वाज प्लेइंग, वो रीडिंग, आई वाज प्लेइंग, यहां रीडिंग, क्योंकि रीडिंग है मेन कारण। आई वाज रीडिंग। सबसे पहले आपको नोट लगाना है। क्या लगाना है? क्योंकि नेगेटिव कैटेगरी की बात कर रहे हैं। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं? नेगेटिव कैटेगरी की। तो आई वाज नॉट रीडिंग ए बुक, रीडिंग अ बुक। तो आई वाज नॉट रीडिंग ए बुक। इसके अलावा हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वी वर प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग। क्या? वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसके अलावा ही, वह पानी नहीं पी रहा था, तो ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर। क्या कहेंगे? ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। क्या? नॉट। ही वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह से क्या है, ये आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। तो उस गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर से एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है अपनी आई, तो आई के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो हमने वहां जो पिछली स्टेज में हमने जो आई के लिए हमने वर का इस्तेमाल किया, तो वो कोई कोई केस में आपको देखने को मिल सकता है, परंतु ज्यादातर केसेस में आपको वाज लगना है। क्योंकि आई और वी के लिए हम जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, जिसमें हम कहते हैं शैल और विल, तो ध्यान रखिएगा आई और बी के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है। शैल के लिए आई और बी का प्रयोग किया जाता है। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां पर बिल तो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट होती है। जो बिल का प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। आई है वो हमारी फर्स्ट पर्सन है होने को, तो लेकिन वहां पर हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश के जो आपको मान्य या मान्य करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ये अपन की नेगेटिव कैटेगरी है। अब इसी को हम आगे बढ़े, तो ये थी अपनी नेगेटिव सेंटेंस कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी है हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी आगे देखें तो जो तीसरा सेंटेंस का प्रकार होता है या कैटेगरी है अपनी, वो है जिसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। एक तरफ लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरी कैटेगरी कौन सी है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और चौथी कैटेगरी है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इन दोनों कैटेगरी को हम अब साथ में लेकर अध्ययन करते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? समान कैटेगरी है। सिर्फ फर्क है नोट का। किसका? नोट का।
तो इन दोनों कैटेगरियों को आप डिवाइड कर लीजिएगा, यानी कि एक साइड पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी और दूसरी साइड पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी की बात करें या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी की बात करें तो इनमें दोनों में एक ही फर्क है। हालांकि इसमें तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, परंतु यहाँ पर क्या है, आपको नोट भी मिलेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा मिलता है। स्ट्रक्चर आपको सेम है, परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है क्या रहता है, स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। क्या जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगानी पड़ती है सब्जेक्ट। क्या लगानी पड़ती है, सब्जेक्ट लगानी पड़ती है। सब्जेक्ट के बाद आपको वो मेन वर्ब आपको यहाँ पर उपयोग में लेनी है और मेन वर्ब कौन सी रहेगी, एनबी की फोर्थ फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब मेन वर्ब के बाद आपको क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बचता है अपन का ऑब्जेक्ट है उसको आपको उपयोग में लेना पड़ता है। तो मेन वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी आपका अतिरिक्त बचता है उसको लिखना है और इसके बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये तो हो गई अपन की इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। तो इसका स्ट्रक्चर है वो कैसे सेम है कि यहां पर आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगी मिलेगी, सब्जेक्ट लगा मिलेगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको यहाँ पर नोट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट के बाद यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और नोट के बाद आपको एमबी की फोर्थ फॉर्म का उपयोग करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको जो भी अतिरिक्त बचता है और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, एमबी की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा या ईटीसी जिसे कहते हैं अतिरिक्त, और प्रश्नवाचक चिन्ह को भी आप जरूर लगाइएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। ये तो हो गया जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी वाज वर, और यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वाज वर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, जो है वही रहेगी। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्या लेता हूं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा था मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, ये था। तो मैं कह रहा हूं क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, क्या वे पत्र लिख रहे थे, लिख रहे थे, ऐसे कह रहा हूं। अब इसी सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में लेके चलें तो क्या वे पत्र नहीं लिख रहे थे, क्या वे पत्र नहीं लिख रहे थे, पत्र नहीं लिख रहे थे। अब देखो, क्या वे पत्र लिख रहे थे, क्या वे पत्र नहीं लिख रहे थे, सिर्फ नहीं का अंतर है। इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसमें नहीं लगा दिया तो क्या बन गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसको हम बनाना है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखनी है। सब्जेक्ट क्या है, वे कैसी सब्जेक्ट है, हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, वर का उपयोग करेंगे। वर, दे, दे क्यों लगाया, दे मतलब दे यानी क्या होता है, दे होता है, तो दे लगा दिया तो वर दे। अब देखो क्या है यहाँ पर मुख्य कारण, लिखने का, और लिखने की हम बात करें तो क्या होता है, वो राइटिंग होता है। दे राइटिंग क्या, पत्र। तो क्या कहेंगे यहां पर, वर दे राइटिंग अ लेटर, क्या कहेंगे, वर दे राइटिंग ए लेटर। इसके अलावा अब जब बात करें हम किसकी, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो यहां पर भी आप ध्यान रखिएगा वही प्रोसेस रहेगी, वर दे, परंतु सब्जेक्ट के बाद आपको यहां पर
नोट लगा देना है। नोट के बाद आपको वही देख राइटिंग आ लेटर, लेकिन आप यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह को मत भूलना। अब ये हमने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ले लिया। जैसे मैं कह रहा हूं वह पुस्तक नहीं क्या वह इसको क्या कहेंगे, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था। और इधर कह रहे हैं क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। अंतर सिर्फ आपको नहीं कहा है। अब देखो यहां पर सब्जेक्ट कैसी है, हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, या आप यहां कर लीजिएगा पढ़ रही थी, क्या वह पुस्तक पढ़ रही थी, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रही थी। अब देखो यहां पर वह है किसके लिए आ रहा है, हमारा फेमिनाइन के लिए आ रहा है, या स्त्रीलिंग की बात की जा रही है। तो हम यहां पर ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी का उपयोग हम करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मुझे ये बताओ सी है वो हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सी को ध्यान रखिएगा, वो कैसी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इस कारण हम क्या प्रयोग में लेंगे, वाज का उपयोग हमें करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, वाज। उसके बाद आपको देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह को क्या कहते हैं यहां पर, सी। पढ़ना को कहा जाता है रीडिंग या रीड, और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है रीडिंग। तो वाज सी रीडिंग अ बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह, वाज सी रीडिंग अ बुक। और इधर क्या कहेंगे, वाज सी नॉट रीडिंग अ बुक। इधर क्या कह देंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट का उपयोग करना है। बाकी सेम प्रोसेस है। तो वाज सी रीडिंग ए बुक और वाज सी नॉट रीडिंग अ बुक, तो दोनों में सिर्फ नॉट का अंतर है, बाकी प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों सेंटेंस भलीभांति समझ में आए होंगे। अब हमारे बचते हैं दो, जिनमें हम बात करेंगे एक साइड WH वर्ड सेंटेंस और एक साइड करेंगे हम WH वर्ड सेंटेंस की नेगेटिव कैटेगरी। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे किसकी, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं, एक साइड करेंगे अपनी WH वर्ड सेंटेंस और दूसरी ओर करेंगे WH वर्ड सेंटेंस की नेगेटिव कैटेगरी। WH वर्ड नेगेटिव कैटेगरी। सेंटेंस
इन दोनों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक साइड रहेगी WH वर्ड सेंटेंस की कैटेगरी और दूसरी साइड रहेगी हमारी WH वर्ड सेंटेंस की नेगेटिव कैटेगरी। ये दूसरा वो अपना छठवां टाइप्स है सेंटेंस का, ये अपना पांचवा टाइप्स है। सबसे पहले आपको देखना है स्ट्रक्चर। क्या देखना है? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को जानने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका कुछ डाउट है, मुझे पता है कि आपको वहां पर क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, ये कहा था मैंने। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था? तो आपको एक बार तो ऐसा लगा होगा कि क्या के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं। व्हाट यानी क्या होता है? क्या। तो ये आपका सेंटेंस तो गलत है, ये आपको डाउट आया होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब जब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी, किसकी? इंटरोगेटिव सेंटेंस की, वहां पर आपके हिंदी के WH वर्ड जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं उनका उपयोग होता है। प्रश्नवाचक जो बोधक वाक्य होते हैं, जैसे कहें क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, उनका उपयोग किया जाता है हिंदी में। तो ये वाक्य सब्जेक्ट के स्थान पर ध्यान रखना, कहां पर? सब्जेक्ट के स्थान पर हिंदी में। तो सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पहले आपको क्या, क्यों, कैसे ये देखने को मिले तो आप ये ध्यान रखना कि जो वाक्य है वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैटेगरी का होता है। किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी का होता है। अब यहाँ पर आपको उनका मीनिंग होता है, जैसे व्हाट यानी होता है क्या, वेयर यानी होता है कहाँ, हाउ यानी कैसे, हु यानी किसको या किसकी। उसके लिए आपको उनका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर आप सवाल जवाब किसके द्वारा करोगे? वो करोगे आप हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। किसके द्वारा? हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न करने का कार्य कौन करेगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब करती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन WH वर्ड सेंटेंस और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में यहां पर आपको प्रश्न करने का काम है, वो कौन करेंगे? अपने WH वर्ड ही करेंगे। WH से स्टार्ट होने वाले शब्द ही आपको यहाँ पर प्रश्न करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो एक बार और बता रहा हूं, आप अच्छे से समझना कि जब जब आपको यहाँ पर हिंदी के वाक्यों में प्रश्न किया जाता है और प्रश्न जो शब्द होते हैं प्रश्न करते हैं, जैसे कहते हैं क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, किस लिए, यह आपको सब्जेक्ट के स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो इनके लिए यहाँ पर हम WH, जो इंग्लिश में WH नाम से शब्द, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं ना, जैसे व्हाट, वेयर, तो ये शब्द है ना, इनके लिए इनका प्रयोग नहीं करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब के द्वारा प्रश्न कर सकते हैं और करते हैं। तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, WH वर्ड नहीं लगाना। यदि आप WH वर्ड लगा दोगे ना तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। WH वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ WH वर्ड सेंटेंस और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्न करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे किसकी? WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड सेंटेंस कैटेगरी की चर्चा करते हैं। तो यह आपकी इस क्लास का अंतिम है, अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें देखो WH वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, WH वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने देखा था, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट तक हम पहुंचे थे, उनमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमको इन सेंटेंसों में क्या मिलेगा? WH वर्ड ही हमको सबसे पहले आगे देखने को मिलते हैं।
तो सबसे पहले आपको WH वर्ड ही लगाना है। क्या लगाना है? WH वर्ड का ही इस्तेमाल करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का। तो WH वर्ड के बाद आपको लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगी यहाँ पर एमडी की फोर्थ फॉर्म, एमडी की फोर्थ फॉर्म के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा यहाँ पर ईटीसी और प्रश्नवाचक चिन्ह। वही WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको WH वर्ड ही मिलेगा, WH वर्ड ही मिलेगा। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगी। सब्जेक्ट के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट एमडी की फोर्थ फॉर्म ना मिलके नोट का उपयोग किया जाएगा, और नोट के बाद आपको एमडी की फोर्थ फॉर्म उपयोग करना है। एमडी की फोर्थ फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको जो भी अतिरिक्त वस्तु है उसको लगाना है, और अतिरिक्त के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो ये अपन का क्या है, WH वर्ड सेंटेंस और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस कैटेगरी का एग्जाम्पल है। तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं कहता हूं वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था। एक साइड कह रहा हूं वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था, क्यों नहीं पढ़ रहा था। क्यों नहीं पढ़ रहा था। एक साइड कह रहा हूं वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, एक साइड कह रहा हूं वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो एक साइड तो क्रिया की जा रही थी, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, क्यों क्रिया हो रही थी यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्य ही नहीं कर रहा था, पढ़ ही नहीं रहा था। तो वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था, वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, इन दोनों सेंटेंसों में आपको कुछ चीज देखने को मिली होगी। जैसे मैं कहता था क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों को आप जो हमने वहां पढ़ा था ना उसको लेकर चलो साथ में इंटरोगेटिव में। क्या वह पुस्तक, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था। इधर ले देता हूं, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। अब देखो आप, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। इधर देख रहा हूं, इधर देखिएगा, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। अब यहां पर जो WH वर्ड है और यहां पर जो WH वर्ड है, इन दोनों में आपको अंतर देखने को मिलता है, दोनों में अंतर देखने को मिलता है। यहां पर आपको हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर देखने को मिलता है, यहां पर आपको बीच में देखने को मिलेगा। हिंदी में तो आप पहचान लोगे। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको WH वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखने को मिलेगा ही नहीं। वहां पर प्रश्न करने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए कौन काम आएगा, हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं इस सेंटेंस को कैसे हिंदी को अंग्रेजी में बनाएंगे। तो वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, क्या कह रहा हूं, वह पुस्तक
क्यों पढ़ रहा था, इसमें देखिएगा वह पुस्तक क्यों पढ़ रहा था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर WH वर्ड का इस्तेमाल करना है। WH वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों को कहा जाता है वाई। क्या कहा जाता है, WH वाई, वाई यानी क्यों। वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था, यहां पर भी क्या है, क्यों। तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना, देखो दोनों तरफ क्या लगता है, WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है, वाई है, वाई लगा दिया, इधर भी हमने वाई लगा दिया, चलो इतना लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कि सर इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का कैसे अंदाजा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, ये भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आपको हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना है। और सब्जेक्ट आपको सबसे पहले छांटनी पड़ती है। यहां पर तो सब्जेक्ट क्या है, वह, और यहां पर भी क्या है, वह। और वह है, वह कैसी सब्जेक्ट है, पहली बात ये अपना मस्कुलाइन की बात हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है। दूसरी बात सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों चीजों को आप अच्छे से क्लियर रखना। तो यहां पर वह को क्या कहेंगे हम, ही। क्या कहेंगे, ही कहेंगे। ही हमारी कैसी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और हमने डिस्कस किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, वाज का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लगाएंगे हम वाज। क्या लगाएंगे, वाज का उपयोग हमें करना है। WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सब्जेक्ट लिखनी है। क्या लिखनी है, सब्जेक्ट लिखनी है। सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, दोनों तरफ ही। अब क्या यहाँ पर नोट लगाना है या एमडी की फोर्थ फॉर्म लगानी है, इधर तो सिर्फ डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद एमडी की फोर्थ फॉर्म लिखनी है, परंतु तो यहाँ पर आपको एमडी की फोर्थ फॉर्म से पहले नोट लगाना है। तो यहाँ पर एमडी की फोर्थ फॉर्म क्या है, यहाँ पर रीड यानी होता है पढ़ना, और रीडिंग क्या हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। परंतु मैंने क्या कहा था, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, और नोट के बाद आपको एमडी की फोर्थ फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग। और बच्चा क्या, पुस्तक, तो क्या हो जाएगा, वाई वाज ही रीडिंग बुक, वाई वाज ही नॉट रीडिंग बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाना होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको हमारे द्वारा जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है या आपको समझाया जा रहा है, भली बातें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास पर आप अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमें जो भी डाउट आपको हो रहा है उसको कमेंट में करके जरूर जाइएगा। उसको हम कमेंट बॉक्स में जाकर देखेंगे और उसका तुरंत समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।